जय हिंद। तैयार हो जाइए खान सर के किताब से प्रैक्टिस सेट 1 करने के लिए। तो आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यकाल परिचारिका, जिसमें जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 30 प्रश्न एवं हिंदी का 30 प्रश्न, यानी टोटल 100 प्रश्नों का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, यानी एक पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसके अंदर हम लोग 100 क्वेश्चनों को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीके के 40 प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद मैथ के 30 प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हिंदी के 30 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। यह प्रश्न आपको सिंपल दिख रहा है, लेकिन संभावना है कि यह आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, ठीक है ना। और मैं एक वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लेते हो, मेरा यकीन रखो, मेरा वादा रखो कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो अच्छे से याद रखना, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? नील नदी हो जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? नील नदी हो जाती है, जिसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। पूरे दुनिया में इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है, नील नदी की लंबाई। अगर इसका स्थान बात करेंगे कि ये कहाँ की नदी है, तो पूर्वी अफ्रीका में यह नदी बहती है, ठीक है ना। और इसका स्रोत कहाँ है, ये कहाँ से नील नदी निकलती है? तो पूर्व मध्य अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, याद रखेंगे। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। ये सभी आपके मतलब हम ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे ना कि अगर याद करवा दिए तो उससे कुछ भी पूछेगा तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये तो नहीं पूछा, मान लीजिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी न पूछ के उसका लंबाई पूछ दिया, या पूछा कि वह कहां से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सारे प्रश्न को हम लोग यहाँ पर अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए हमको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए सभी प्रश्न के लिए हम तैयार हैं। जब आप हमसे तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानो कि यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब इसकी सहायक नदी की बात करेगा, मान लीजिए कि जैसे वह गंगा नदी की सहायक नदी कौन होता है? यमुना नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सा हो जाता है? यमुना नदी गंगा की सहायक नदी। उसी प्रकार से इसका सबसे बड़ी सहायक नदी दो नदी होती है, श्वेत नील और नीली नील, ठीक है ना। इसका नाम है श्वेत नील और नीली नील, इसका दो सहायक नदी है, ठीक है। अच्छे से देख लेंगे हम लोग, इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा अगर यहाँ पर नहीं याद हो पा रहा है तो, ठीक है ना। फिर से एक बार हम लोग क्लियर कर दे, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी। इसकी लंबाई की बात तो 6,650 किलोमीटर। या कहाँ का है? तो पूर्व अफ्रीका का है। कहाँ से निकलता है? विक्टोरिया झील से निकलता है। इसकी सहायक नदी श्वेत नील और नीली नील है, याद हो गया। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी नदी की बात करता है, तो ऐसे तो अभी हम लोग नील नदी का ही चलते हैं। कभी कभी यह देखा जाता है कि मेजर नदी होता है, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत आने का संभावना है। तो पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था सभी कोई को पता होना चाहिए, 1951 ईस्वी में हुआ था। पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था, जो कि कब तक चला था? 1951 से 56 ईस्वी तक, क्योंकि यह 5 सालों का रहता है। पंचवर्षीय योजना 5 सालों का होता है, ठीक है ना। ये अच्छे से याद रखिएगा, जो कि 1951 ईस्वी में शुरुआत हुआ था और 1956 ईस्वी तक चला था। और यह क्यों किया गया था? पंचवर्षीय योजना मतलब करने का उद्देश्य क्या था? तो कृषि को बढ़ावा देना था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो किसको बढ़ावा देने के लिए? कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ठीक है ना। और लास्ट बात करेगा कि लास्ट पंचवर्षीय योजना, आखिरी पंचवर्षीय योजना तो 2007 से 12 ईस्वी तक, लास्ट जो था 2007 से 12 ईस्वी तक था। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। 2007 से जो 12 ईस्वी तक पंचवर्षीय योजना था, इसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे हम लोग। चलिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में हम लोग जीके के 40 प्रश्न करेंगे, उसके बाद हिंदी के 30 प्रश्न, उसके बाद मैथ का 30 प्रश्न। उससे पहले 40 क्वेश्चन में जीके में से अगर आप 15 प्लस, ज्यादा नहीं 15 प्लस सही कर देते हो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो सीधे आपके एग्जाम में आने का संभावना है। अगर 15 प्लस सही कर देते हो, यकीन मानो कि आपका एग्जाम में जीके में अच्छा स्कोर रहेगा। तो कोशिश करो आप
आप लोग की 15 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आपका सही हो जाए। देखते हैं कितने बच्चे 15 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, कमेंट में जवाब देंगे अगर पता है तो, ठीक है ना। 40 में 15 क्वेश्चन आपको सही करना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, सभी बच्चे को पता है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है ना। और नारा से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इंपोर्टेंट नारा यहाँ पर हम लोग लगा दिए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। उससे पहले ऊपर भी एक हम नारा लगा दिए हैं, ठीक है ना, यही वाला अभी हम देख रहे थे, ठीक है ना। तो ऊपर एक नारा लगा दिए, जैसे में जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। मारो फिरंगी को, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बिहार कार्यकाल में देखने को मिलता है, ठीक है ना। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था, ठीक है। जय भगत का नारा किसने दिया था, विनोबा भावे ने दिया था, ठीक है ना। बाकी आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर भी कुछ नारा हम लोग लगा दें जो इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे में जय जवान जय किसान, जो कि आपका क्वेश्चन हो गया, लाल बहादुर शास्त्री, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, म से मारो फिरंगी को, म से मंगल पांडे, आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। जय भगत विनोबा भावे का है, जो कि ऊपर हम आपको करवा दिए। कर मत दो, कर मतलब टैक्स मत दो, किसका नारा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण का। हो सके तो आप इसको अच्छे से याद कर लेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न रहेगा। मेरा लिख कर ले लीजिए, मेरा दावा है कि एक प्रश्न नारा में ई वाला रहे, चाहे ये पांचों में से कोई एक रहे, ये तो रहना संभव है, ठीक है ना। और चलिए, मैं इसमें भी से एक क्वेश्चन अलग कर देता हूं, जैसे मैं जय जवान जय किसान हो सकता है, दे सकता है, संपूर्ण क्रांति दे सकता है, और मारो फिरंगी को, ये तीनों के अलावा कोई एक दे सकता है। ऐसे आप पांचों छह यादों कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, 4 नंबर आपका प्रश्न, स्क्रीनशॉट लेकर उसको याद कर सकते हैं अगर नहीं याद है आपको तो, ठीक है ना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का किस वर्ष शुरुआत हुआ, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसमें 40 प्रश्न को हम लोग जीके को क्लियर करेंगे, उसके बाद मैथ हिंदी सबको, ठीक है ना। 40 में से आपको 15 प्लस क्वेश्चन सही करना। उससे पहले अगर आप इस क्लास का फ्री पीडीएफ यानी मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9334517119, ठीक है ना। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको हाई लिखकर मैसेज करना है, ठीक है ना। तो इधर से एक ग्रुप का लिंक जाएगा, ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ग्रुप में जो भी चीज होता है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल जो भी क्वेश्चन होता है, सब आपको ग्रुप में पता चल जाएगा, ठीक है ना। जुड़ना है तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जब क्लास समाप्त हो तो क्लास के बाद आपको मैसेज करना है, ठीक है ना, क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, और एक शायरी है ना कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं उसे पूरा करके दिखलाऊंगा, ठीक है ना। बस अपने लिए नहीं, बस अपने माँ बाप के लिए सोचकर एक बार सरकारी नौकरी का मेहनत मेरे साथ कीजिए। यह चैनल आपका इतना साथ देगा ना, इतना साथ देगा कि जब तक आपका नौकरी न लग जाए, यह चैनल आपको पढ़ाते ही रहेगा, ठीक है ना। तो सो प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और इस वीडियो पर कम से कम आप लोग अपना एक बार पावर दिखाइए, ठीक है ना। कभी कभी पावर अपना दिखाना जरूरी है, ठीक है ना। तो 500 लाइक इस वीडियो पर आप लोग करवाइए, ठीक है ना। देखते हैं कि हम आपके लिए इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप लोग इस वीडियो पर 500 लाइक के करवाते हो कि नहीं, ठीक है ना। बात क्लियर है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। किसके सिफारिश पर हुआ था, तो बलवंत राय से मेहता के सिफारिश पर हुआ था, ठीक है ना। याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर हुआ था। भारत में पंचायती राज का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर कहां में हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। हम यहां पर तीनों चारों प्रश्न को क्लियर कर दिए, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते थे। जैसे पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था किसके सिफारिश पर हुआ था, तो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। यह कहां हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला में। और कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, ठीक है। यहां से क्लियर हो गया। 5 नंबर आपका प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। और एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, एक कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर आपका क्लास कैसा लग रहा है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, खराब लग रहा है खराब, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है इस क्लास में आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और
एक यहाँ पर आपको मुझसे वादा करना होगा कि हाँ सर मैं आपका इस वीडियो को पूरा देखूंगा, क्योंकि इस वीडियो मतलब यह वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे में आप लोग यहाँ खुद देख सकते हैं, बुध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुध से एक प्रश्न रहेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है जीके में उसमें बुध एक परिचय करके दिया हुआ है, तो बुध से एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बुध का जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो बुध का जन्म कहाँ हुआ था, सभी बच्चे को पता है लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है ये सब तो आपको पता ही होगा, कमेंट में जरा जवाब देंगे, ठीक है ना। इसका मूल नाम, बुध का मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था। अच्छे से याद रखेंगे, जिनको बुध के बारे में कुछ भी नहीं पता है यहाँ से मात्र इतना जो समझा देंगे यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, ठीक है ना। तो बुध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है, ठीक है ना। और इसका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, ठीक है ना। इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। यहाँ पर देख सकते हैं इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अच्छे से देख लेंगे हम लोग, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा शत्रुधन था और यह शाक वंश के प्रमुख थे, और माता का नाम माया देवी था, ठीक है। ध्यान से देख लेंगे, यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। फिर से हम लोग एक बार अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना। दिमाग शांत करके सब प्रश्न को दिमाग में बैठाइए। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ में है, नेपाल में। बात क्लियर। और इनका बचपन का नाम यानी मूल नाम क्या था, तो सिद्धार्थ गौतम था। इनका जन्म की बात करेंगे तो 561 ईसा पूर्व में हुआ था। 561 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके माता एवं पिता का नाम भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी, क्योंकि सिलेबस का तो कोई पता नहीं है कहाँ से प्रश्न डालेगा, इसलिए माता पिता के भी नाम को हम लोग देख लेते हैं। पिता का नाम राजा शत्रुधन था और माता का नाम क्या था, माया देवी था। विवाह यशोधरा से विवाह हुआ था। किनके साथ विवाह हुआ था, यशोधरा से हुआ था। और उनका एक पुत्र था, मतलब भगवान बुद्ध का एक पुत्र भी था जिसका नाम क्या था, राहुल था। और यहीं पर काफी बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम राहुल बताने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध के बेटा का नाम था राहुल, जिनकी पत्नी था यशोधरा था, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। और ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की उम्र में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर हुआ था। ध्यान से देख लेंगे, 35 वर्ष की आयु में, मतलब कभी कभी आयु भी पूछ सकता है कि कितना वर्ष की आयु में हुआ था, तो 35 वर्ष की आयु में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर हुआ था, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। और 80 वर्ष की उम्र 80 वर्ष में मृत्यु इनका हो गया था कुशीनगर में। कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हो गया था। आप इसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है ना। क्योंकि आपका भाई आपके सर जी का जल्द से 50,000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए। ये मेरा ड्रीम एक प्रकार से जो बोलते हैं ना, उस प्रकार से है मेरा, ठीक है ना। तो चलिए, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से अंतर्गत जुड़ा हुआ है, आप आसानी से जवाब देंगे, बताइए। हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो सभी बच्चे को ऑप्शन देखकर ही पता चल जाएगा। गृह मंत्रालय से तो होगा नहीं, ग्रामीण से तो जल का क्या मतलब है, पर्यावरण से जल का मतलब है, लेकिन पेड़ पौधा से ज्यादा मतलब है। लेकिन यहाँ पर सीधा ऑप्शन दिया है जल शक्ति मंत्रालय, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इस प्रकार से ऑप्शन भी देखकर कभी कभी जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे में ये देख लीजिए, बिहार का राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा, बिहार का राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब देंगे, अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप अपने मन से 7 नंबर का कमेंट में जवाब लिखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु ये होता है, जो होता है लिख देना है कमेंट में, ठीक है ना। चलिए, आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। आर्थिक मंदी को उभारने के लिए यह कागज का नोट जारी करता है। सिक्का अगर जारी करना है तो वित्त मंत्रालय करेगा। 1 रुपया का सिक्का कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय करता है, याद रखिएगा। 1 रुपया का सिक्का वित्त मंत्रालय, और सारे कागज का जो नोट होता है भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सभी को पता है। अगर सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करता तो एशिया महाद्वीप हो जाता है, सबसे छोटा की बात करा तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए तो कमेंट में। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। 10 नंबर आपका प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, नहीं तो हम आपको इतना प्रश्न बताते हैं कि आप उसको याद करते करते थक जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, जो भी इस वीडियो में आपको बता रहे हैं
उसको बस याद कर लीजिए, ठीक है ना, एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सभी बच्चे को पता है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। अच्छे से हम लोग देख लेंगे किसने किया था। महात्मा गांधी जी ने किया था। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। इसमें महात्मा गांधी जी ने क्या दिए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। इसमें महात्मा गांधी जी ने क्या दिए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। 9 अगस्त 1942 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी जी ने किया था, और इसमें करो या मरो का नारा दिए थे। बात यहां से आपका क्लियर हो गया। चलिए, 11 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल ऐसे ही कमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको पता है 40 में से आप लोग 15 प्लस क्वेश्चन सही करो, ठीक है ना, तब आपका पावर दिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बिहार का एग्जाम है, तो बिहार से एक प्रश्न तो रहना संभव है, ठीक है ना। तो पश्चिमी चंपारण में, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछता तो कौन हो जाता? पटना हो जाता। जनसंख्या के हिसाब से पटना हो जाता। 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? काफी बच्चे को पता होगा। भारत में योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था पता है तो कमेंट में जवाब देंगे। बार बार मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है, मैं जवाब बता देता हूं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो जो प्रश्न आपको आ रहा है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसको कमेंट में जवाब दे दे ताकि आपको दोबारा रिपीट हो जाए, ठीक है ना, और मेरा भी काम हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। भारत में योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में, और इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष पीएम होता है। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि योजना आयोग का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो जब नाम चेंज किया गया था तो उसी डेट को हम लोग उसका स्थापना भी मानते हैं। तो 2015 ईस्वी में, पूरा डेट तो कंफर्म नहीं है लेकिन 2015 ईस्वी में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक है। अच्छे से हम लोग याद करेंगे। चलिए, महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? महात्मा गांधी जी से भी हो सकता है एक दो प्रश्न डाल दे, क्योंकि महात्मा गांधी जी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके जीके में, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था सभी बच्चे को पता है। चलिए, आप जवाब दे दीजिए पहले, ठीक है ना, उनके बारे में हम पूरा फिर बात करते हैं। महात्मा गांधी जी को बापू किसने कहा था? अगर आपको ये पता है तो कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम इनके जन्म से शुरुआत करते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। पहले हम लोग एक क्लियर कर लेंगे, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये आपका पहला क्लियर हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम और बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारे आंदोलन नारे दिए थे, जैसे में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है ना। ऐसे कुछ प्रसिद्ध नारे हैं, उनको हम लोग अच्छे से देख लेंगे। सत्य और अहिंसा किनका किताब है? तो महात्मा गांधी जी का है, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 ईस्वी में, ठीक है ना। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगर इनकी मृत्यु की अगर हम लोग बात कर ले, ये भी देख ले, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, जो मैं बता दिया वही प्रश्न आएगा, उसमें से ही एक दो आ जाएगा, ठीक है ना, अगर आने वाला रहेगा तो। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को अन्न भंडार कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रति हेक्टर के मामले में पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं होता है भारत राज्य में, ठीक है ना। उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश, ऐसे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जगह है, जगह के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, लेकिन प्रति हेक्टर के हिसाब से बात करेंगे हम लोग तो पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, इसलिए उनको अन्न भंडार कहा जाता है वहां पर। क्योंकि जो भी नई नई टेक्निक आती है खेती करने की, सबसे पहले पंजाब में, जैसे में थ्रेसर, ये सब आप लोग बिहार से हैं तो ये सब जानते ही होंगे, आपको पता भी होगा, ठीक है ना। चलिए, तो 15 नंबर हम लोग देख लेते हैं। पता है तो कमेंट में जवाब देंगे, क्योंकि संसद पार्लियामेंट ये सबसे एक दो प्रश्न रहना संभव है। भारतीय संसद में कितने सदन है? ठीक है, भारतीय संसद में कितने संसद हैं? ठीक है ना, भारतीय संसद में कितने सदन है? तो अच्छे से देख लेंगे हम लोग, भारतीय संसद में कितने सदन है बताइए। तो भारतीय संसद में 2 सदन होता है, ठीक है ना, 2 सदन होता है, ठीक है। अच्छे से हम लोग देख लेंगे, भारतीय संसद में 2 सदन होता है। एक तो पहला लोकसभा होता है, लोकसभा, और एक आपका क्या होता है,
राज्यसभा होता है, ठीक है ना, लोकसभा और एक दूसरा राज्यसभा होता है, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? तो सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? तो भारत का कह रहा है, ठीक है ना, भारत का, भारत में नहीं कह रहा है, भारत का। तो भारत का कह रहा है तो कंचनजंगा, भारत में कहता तो नंदा देवी हो जाता, क्योंकि भारत में का बात कर रहा है, ठीक है। भारत का कह रहा है तो कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि कहाँ में है? सिक्किम में है, याद रखेंगे, जो कि कहाँ में है? सिक्किम में है, ठीक है ना, सिक्किम में कंचनजंगा है। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की बात, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, ठीक है, ध्यान से समझा देना चाहते हैं, ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो सबसे पहले कंचनजंगा हो ही जाएगा, लेकिन हम क्या बताएं, भारत में जो होगा माउंट एवरेस्ट होगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। तो कंचनजंगा कहाँ? तो सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट कहाँ? नेपाल में। नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड में। धौलागिरी भी लगभग उत्तराखंड में ही है, ठीक है ना। 17 नंबर आपका प्रश्न है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ? चंद्रयान 3 यानी कब लॉन्च हुआ, ठीक है ना, उठ जाओ, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, ठीक है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? तो 2023 ईस्वी में, 2023 ईस्वी में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 2:35 पर, ठीक है ना, 2:35 पर लॉन्च किया गया, ठीक है ना। 2023 ईस्वी में 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि सबसे तेज धावक का खिताब किसके पास है? सबसे तेज दौड़ने वाला का खिताब ये ऑप्शन में से आपको बताना है कि किन के पास है। तो उसेन बोल्ट के पास है, ठीक है ना, उसेन बोल्ट। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर आपका सवाल है यूएनओ का स्थापना कब हुआ? बताइए, अगर आपको पता है तो जवाब दीजिए। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो यूएनओ का स्थापना कब हुआ, ठीक है ना? यूएनओ का स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है ना। तो शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना, जवाब मतलब नहीं रुकना चाहिए। 40 में से कम 15 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है ना। और आप लोग जवाब भी दे देंगे क्योंकि इसमें कुछ इजी लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग ऐड किए हैं, ठीक है ना। शाहजहां, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो सभी बच्चे को पता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से भी एक प्रश्न पूछेगा, तो दिवस से हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो नौसेना पूछ रहा है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। उससे पहले 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं ये भी बता दीजिए आप लोग, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अच्छे से हम लोग याद रखेंगे। 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं बताइए? 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं बताइए? तो गांधी जयंती, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। ऐसे ही जवाब आना चाहिए। प्लासी का, उसका जवाब बता दिया ना इसका, हाँ चलिए, इसका जवाब 4 दिसंबर, ठीक है ना। चलिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह की बात करेंगे तो 1857 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई की बात करेंगे प्रथम तो 1526 ईस्वी में हुआ था। आप यहाँ से तीनों चारों क्लियर कर लीजिए, कोई भी एग्जाम में आए आपको कोई यहाँ पर डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। और कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि यह क्लास इतना खतरनाक होने वाला है। अभी तो हिंदी मैथ तो बाकी ही है, अभी जलवा बाकी है, ठीक है ना, मैथ का। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? 1985 ईस्वी। गंगा एक्शन प्लान का मतलब गंगा का साफ सफाई करने का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1985 ईस्वी में, ठीक है ना। 24 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है? 24 नंबर आपका सवाल है, मालदीव की राजधानी क्या है? ठीक है, अच्छे से हम लोग देख लेंगे। तो मालदीव की राजधानी क्या होगा? ऑप्शन देकर राजधानी से एक प्रश्न पूछेगा, जैसे में नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? ऑप्शन देकर बताइए। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगी, ठीक है ना। और कोलंबो तो ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। तो माले हो जाएगा, मालदीव की राजधानी माले हो जाएगा। चीन का आप लोग राजधानी बताइए। चीन का बीजिंग, बिल्कुल राइट आंसर। श्रीलंका की राजधानी क्या होगा? कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। 35 नंबर आपका सवाल है, सॉरी 25 नंबर अभी है, ठीक है ना।
शून्य का खोज किसने किया था, शून्य का आविष्कार किसने किया, तो सभी को पता है शून्य का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था, जो कि ए ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। शून्य का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है ना। शून्य का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है ना। काफी राइट आंसर हो जाएगा। शून्य का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है ना। आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था, ठीक है। चलिए 26 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। किस राज्य को भारत का मसाला का बगीचा कहा जाता है, किस राज्य को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। सभी बच्चे को पता होगा किस राज्य को भारत के मसालों का बगीचा कहते हैं, तो केरल को कहते हैं। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस राज्य को हम लोग भारत के मसालों का बगीचा कहते हैं, तो केरल को कहते हैं, ठीक है। यहां से आपका याद हो गया। चलिए 27 नंबर आपका सवाल है कि वेदों की संख्या आपका कितना है, वेद की संख्या आपका कितना है, जवाब देंगे आप लोग। तो वेदों की संख्या कितना है आपका, 4 है। वेदों की संख्या आपका कितना है, 4 है, जिसमें आपका सबसे पुराना वेद हो जाता है ऋग्वेद हो जाता है, यजुर्वेद हो जाता है, सामवेद और अर्थवेद, ये चारों वेद है। जिसमें पुराना वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद है, यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे। चलिए 28 नंबर आपका सवाल है कि बिहार में सोन नदी कहाँ से निकलती है, बिहार में सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार में सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। यहां से आपका क्लियर हो गया। चलिए 29 नंबर आपका सवाल है कि गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो समाज सेवा अगर आप करते हैं तो आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर आपका सवाल है कि किस वर्ष भारत परमाणु शक्ति बना, ठीक है। किस वर्ष में भारत में परमाणु शक्ति बना, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट ये भी सवाल है, तो याद रखेंगे 1974 ईस्वी में भारत में परमाणु शक्ति बना, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर आपका सवाल है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। 31 नंबर आपका सवाल है, तो संपूर्ण क्रांति से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति से जुड़े हुए थे, याद रखेंगे। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो संपूर्ण क्रांति से जुड़े हुए थे, जो कि 1974 ईस्वी में किया गया था। और उसका नेता कौन था, जयप्रकाश, संपूर्ण क्रांति का नेता यही जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है ना। चलिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करेंगे तो सभी को पता है कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल राइट आंसर प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगे, जो कि कब बने थे, 2007 ईस्वी में बने थे, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर आपका सवाल है कि वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित होता है, वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित होता है, तो अच्छे से हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो 33 का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, 5 वर्ष, ठीक है ना। वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित होता है, तो 5 वर्षों के अंतराल पर यह गठित होता है, यानी बनता है, ठीक है ना। पंचशिला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, मतलब भारत और किस देशों के बीच हुआ था, तो याद रखेंगे भारत और चीन के बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, पंचशिला समझौता हुआ था, ठीक है। 35 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, भारत का सबसे पुराना बांध है हीराकुंड बांध है, ठीक है ना। हीराकुंड बांध है, जो कि कहाँ में है, उड़ीसा में, ठीक है। अच्छे से हम लोग देख लेंगे। 36 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है ना। 36 नंबर आपका सवाल है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। हम लोग अच्छे से देख लेंगे। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है ना। 37 नंबर आपका प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। हम लोग अच्छे से याद रखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिवस हम आपको ऊपर ही बता दिए थे, दिवस से एक प्रश्न पूछेगा, जैसे में 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 5 जून को पर्यावरण दिवस, ये सब याद रख लेंगे, ठीक है ना। और 30 नंबर आपका प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, काफी राइट आंसर आ रहा है।
तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन के हिसाब से इसमें सभी दिया हुआ है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है, ठीक है ना। तो चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 39 आपका प्रश्न है कि भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो मुद्रा नोट मतलब कागज वाला नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो आरबीआई के पास है, ठीक है। आरबीआई इस प्रकार से लिखा रहना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आरबीआई जिसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसका स्थापना की बात करेंगे तो 1935 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 40 नंबर आपका सवाल है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, अब भी 2025 के हिसाब से पूछ रहा है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जीके के 40 प्रश्न को क्लियर किए, ठीक है। अब 40 में से आप लोग कितना प्रश्न जीके में सही किए ये एक बार कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दिखाना है कि आप लोगों ने कितना सही किया। अगर 15 प्लस सही हुआ जीके में तो बिल्कुल अच्छा है। अब इसके बाद हम लोग किसको देख लेते हैं, देखिए इसके बाद आपका किसका आ रहा है, हाँ हिंदी का इसके बाद आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग हिंदी के 30 प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसके बाद किसके 30 प्रश्न को देखेंगे, हिंदी के 30 प्रश्न को देखेंगे। उससे पहले आप जीके में कितना सही किया आप जवाब दोगे। चलिए तो अब हिंदी के हम लोग देख लेते हैं, और हिंदी में 30 में से कितना सही कर पाते हो ये भी आप लोग को बताना है, ठीक है ना। 30 में से कम इसमें 20 प्लस सही करके दिखाओ, ठीक है, क्योंकि हिंदी और भी इजी लेवल का इसमें रहता है, ठीक है ना, क्योंकि 10th लेवल का रहता है। तो 10th लेवल का हिंदी आपको पता है किस प्रकार का हिंदी रहता है, ठीक है ना। तो चलिए विद्या का पर्यायवाची क्या होगा, विद्या का पर्यायवाची, विद्या का पर्यायवाची पूछ रहा है, ठीक है। मतलब विद्या को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो विद्या पर्यायवाची का मतलब उस शब्द को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो विद्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन देकर बताइए। तो विद्या को हम लोग ना बोलते हैं ज्ञान, ठीक है ना। बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जवाब देते जाना है, ठीक है ना। पर्यायवाची का मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द जब आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कठिन शब्द का विलोम क्या होगा, कठिन शब्द का विलोम क्या होगा बताइए, कठिन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल है कठिन का विलोम पूछ रहा है, तो कठिन का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए। तो कठिन का उल्टा मुश्किल तो नहीं होगा, मुश्किल तो और वही हो जाएगा, सख्त नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बच गया सरल। सरल का मतलब आसान, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है, दिन रात किस प्रकार का समास है। इसमें भी हम लोग थोड़ा सा अच्छा से देख लेंगे। दिन रात, जो आप दिन रात में ए वाला देख रहे हो, ए वाला देखिए, ठीक है, ए वाला देख रहे हैं दिन रात, ये वाला लगा हुआ है, इसी के कारण यह द्वंद्व समास है। जिसमें लगा रहेगा ये वाला वह द्वंद्व समास हो जाएगा। जिनको नहीं पता है वो अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि हिंदी में एक दो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें हिंदी पूछेगा, एक दो प्रश्न व्याकरण में ये रहना तो रहना है, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन है, रामायण के रचयिता कौन है, ठीक है। अच्छे से हम लोग देख लेंगे रामायण के रचयिता कौन है। तो बच्चा बच्चा को पता है, ठीक है, जवाब दीजिए, ये हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना, इतना हल्का हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। चलिए जल में रहकर मगर से बैर करने का अर्थ क्या है, मतलब जल में रहकर मगर से बैर करने का अर्थ क्या है, मगर से बैर नहीं का अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपको पढ़कर बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका अर्थ आपको साफ पता चल रहा है कि शर्म क्या बोल रहे हैं इसको, समझदारी से व्यवहार करना, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझदारी से व्यवहार करना, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपका सवाल है कि कलम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कलम शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा। कलम का अगर हम लोग स्त्रीलिंग बनाना चाहें स्त्रीलिंग रूप तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कमला नहीं बनेगा, कमला तो स्त्रीलिंग जैसा में पुरुष औरत में आ जाएगा। कमल, कलम हम बोल रहे थे ना, कमल, सॉरी कमल यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है ना। तो कमली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमली हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कमली, ठीक है ना। यही होता है डायरेक्ट पढ़ने का नतीजा, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उतना क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखते ना, याद रहता है रगड़ देते हैं सीधे ना, ठीक है ना। तो कलम पढ़ा गया था, कोई दिक्कत नहीं है, कमली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सच्चा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सच्चा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए तो ऑप्शन हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। इसमें काफी बच्चे गड़बड़ा जाएंगे, पहले आप लोग जवाब दीजिए तो उसके बाद हम देते हैं, आप लोग सही कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। आपके हिसाब से कौन सा सही होगा, ठीक है। अर्थ निकालिए, उसका अर्थ भी होना चाहिए सत प्लस चा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है ना। बताइए सच प्लस चा, ये तो पहले ही हट गया, ये पहले ही हट गया, तो सच प्लस चा हो जाएगा, सच प्लस क्या हो जाएगा चा, तब सच्चा मिलकर बनेगा। बी ऑप्शन आप लोग अगर राइट दे रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा है। 30 में से आप कितना सही कर पाते हो कमेंट में बताना, ठीक है ना। नेकी कर दरिया डाल का अर्थ क्या है, नेकी कर दरिया में डाल का अर्थ क्या है, नेकी कर दरिया में डाल का अर्थ क्या है, क्योंकि ये सब बिहार का एग्जाम है तो बिहार में ये सब क्वेश्चन एक दो तो देखने को मिल ही सकता है, ठीक है ना। तो भलाई करो और भूल जाओ, ठीक है ना कहता कि नेकी करो और दरिया में डाल दो, मतलब भलाई करो और भूल जाओ, ठीक है ना। चलिए
और आजकल यही सिस्टम हमारा चल रहा है, ठीक है ना, कि किसी का अगर हम लोग का नहीं मतलब किसी का आप भलाई करोगे तो वो भूल जाएगा, ठीक है ना, ये सबको ही पता है, ठीक है ना। अंधेरी नगरी चौपट राजा किसने लिखा था, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट है। अंधेरी नगरी चौपट राजा किसने लिखा था, ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेरी नगरी चौपट राजा लिखा था, ठीक है ना। चलिए, सुख दुख में कौन सा समास है, काफी इंपोर्टेंट है, सुख दुख में कौन सा समास हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम आपको बता दें, ये वाला आ गया, तो सुख दुख में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुख दुख कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है ना। चलिए, 11 नंबर आपका सवाल है कि नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो नर शब्द का अगर हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे, नर का अगर हम लोग स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो महिला तो होगा नहीं, मतलब उसका उसी को अगर हम लोग बोलेंगे, लेकिन उसका स्त्रीलिंग तो नहीं होगा, स्त्री नहीं होगा, पत्नी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग ये सब जवाब दे सकते हो, ऑप्शन देखकर ही आपको पता चल जाएगा हिंदी में, ठीक है ना। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है, तो हम लोग अच्छे से देख लेंगे, आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर 12 नंबर का जवाब छोड़ दें, बताइए, तो आप ही लोग बताइए, ठीक है ना। चलिए, 13 नंबर आपका प्रश्न है कि धर्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, धर्म शब्द का विलोम क्या होगा। तो सभी को पता है धर्म शब्द का जो विलोम होगा क्या होगा, अधर्म होगा। और बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को भूलिएगा नहीं, क्योंकि यह चैनल आपके एग्जाम का साथी है। UGT यानी उम्मा जी के ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है ना। मेरे मम्मी का नाम है, मेरा नाम आनंद सर हुआ, ठीक है ना, तो अच्छे से नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। धर्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल गया। अगर हम राम शब्द की बात करेंगे कि राम शब्द कौन सा है, देखिए तो कितना इजी सवाल पूछा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग ही जवाब दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए, 15 नंबर आपका सवाल है कि राजा जग शब्द का अर्थ क्या है, जग शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जो यहाँ पर जग यूज कर रहा है उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो जग शब्द है ना कि जग संसार, तो संसार इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे में लोग नहीं होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ और रहता है तो ये सभी वाला ऑप्शन टिक हो जाता है, ठीक है ना। तो जग संसार, तो सी ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। लाल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, लाल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, लाल का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। तो ये तो थोड़ा दिमाग फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए। तो लाल का विलोम क्या होगा, अगर हम लोग लाल का उल्टा करते हैं तो क्या होगा, तो लाल का उल्टा हरा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना, हमको नहीं पता है कि लाल का उल्टा होगा हरा कि नहीं, ठीक है ना। करना शब्द, करना किस प्रकार का शब्द है, मतलब करना जो है वह किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या विशेषण। तो किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, करना, मतलब करना, कोई चीज को कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, तो क्रिया हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा का पर्यायवाची क्या होगा, पर्याय मतलब अच्छा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ना कहता है उत्तम किए हो, अच्छा किए हो, ठीक है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 19 नंबर आपका सवाल है कि बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ठीक है ना। तो बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बगिया हो जाएगा, बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, बगिया हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बगिया हो जाएगा, ठीक है ना। 20 नंबर आपका सवाल है बालक का बहुवचन रूप क्या होगा, बालक का बहुवचन रूप क्या होगा, तो बालको हो जाएगा, ठीक है ना, बालको हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बालक का बहुवचन रूप क्या होगा, बालको हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 21 नंबर आपका सवाल है कि अमृत का विलोम शब्द क्या है, अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। जो दिखाई दे उससे हम लोग क्या कहते हैं, जो दिखाई दे उसके लिए एक शब्द है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। जो दिखाई दे उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं, तो दृश्य बोलता है, जो नहीं दिखाई दे अदृश्य बोलते हैं उसको, ठीक है, सबको पता है, ठीक है ना। चलिए, 23 नंबर आपका सवाल है कि पहाड़ शब्द में कौन सी मात्रा अधिक है, पहाड़ शब्द में कौन सी मात्रा अधिक है, ठीक है ना। तो आपको बताना है, तो पहाड़, तो ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर आपका सवाल है कि जो मरने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है, जो मरने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो घाते है, ठीक है ना। जो मरने योग्य है उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए,
अंधा शब्द का बहुवचन अगर हम लोग बनाते हैं तो अंधा का क्या बनेगा, अंधे लोग बनेगा या अंधो बनेगा या अंधाई बनेगा या अंधे बनेगा। इसका बहुवचन हम लोग बताते हैं तो अंधा लोग तो नहीं बनेगा, अंधे ना कहता है, अंधे, ठीक है, अंधे, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आसानी से टूट जाए उसके लिए एक शब्द क्या है, जो आसानी से टूट जाए उसके लिए एक शब्द क्या है, तो भंगूर। जो आसानी से जो चीज टूट जाए उसके लिए क्या है, भंगूर है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 27 नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंपोर्टेंट हो जाएगा। खाना पीना किस प्रकार का समास है, खाना पीना किस प्रकार का समास है, बीच में आपका हिलंत लगा हुआ है, ठीक है ना। खाना पीना किस प्रकार का समास है, तो द्वंद्व समास है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर आपका सवाल है, हिंदी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हिंदी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से जुड़ा हुआ है, अच्छे से आप लोग देख लेंगे, बताइए। हिंदी शब्द तो फारसी भाषा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, फारसी भाषा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। 29 नंबर आपका सवाल है कि जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द क्या है, ठीक है ना। जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बात करेंगे, बताइए। तो जिसका अंत न हो तो उसका अनंत, ठीक है ना। और जो न मरे उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बात करेंगे, अमर। जो न मरे उसके लिए एक शब्द में बात करेंगे, अमर, ठीक है ना। 30 नंबर आपका सवाल है कि मनुष्य का पर्यायवाची शब्द होगा, मनुष्य को और हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। मनुष्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है ना, जन नहीं होगा, जीव नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग क्लियर कीजिए कि 30 में से हिंदी में से कितना प्रश्न सही किया। यहाँ तक अगर आप क्लास देख रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा आप लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक क्लास देखिए, मतलब आप लोग को पढ़ने का जुनून है, आप लोग का रिजल्ट आने का जुनून है, ठीक है ना। यहाँ तक हमको नहीं लगता है कि कोई बच्चा क्लास देख पाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास इतना लंबा ये होने वाला है कि हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग 30 तो हिंदी का खत्म कर दिए, अब 30 हम लोग किसका देख लेते हैं, मैथ का देख लेते हैं, ठीक है ना। मैथ का भी 30 प्रश्न है और मैथ में भी कोशिश कीजिएगा 15-20 सही हो जाए, ठीक है ना। अगर 15-20 सही होता है तो काफी अच्छा स्कोर आपका रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दे कि मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बुड मास से आपका प्रश्न पूछा जाता है, बुड मास से, ठीक है। बुड मास मतलब समझ लेना, काके क्रिया पीछे भाग तब क्रम तब गुना भाग, ये सब वाला जो होता है, सबसे पहले सबसे पहले ब्रैकेट का काम, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, ये वाला, ठीक है, उसी को हम लोग बुड मास। लाभ और हानि रहेगा, परसेंटेज वाला रहेगा, लाभ और हानि रहेगा, अनुपात नहीं देगा, इसमें अनुपात नहीं रहता है, ठीक है ना। साधारण ब्याज रहेगा, साधारण ब्याज रहेगा इसमें, ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, साधारण ब्याज इसमें रहेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जिस लेवल का आएगा हम आपको यहाँ पर बताते जाएंगे, ठीक है ना, कि हाँ इस लेवल का तैयारी कर लेना। जैसे पहला ये बोर्ड मास का इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। 8 × 7 बराबर 56, 8 × 7 इक्वल 56 है, तो 56/8 इक्वल क्या होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सवाल है, आप लोग भी जवाब दे पाएंगे, ठीक है, तो जवाब दे दीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर आपका सवाल है कि अगर 25% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करना है, माने भिन्न में चेंज करना है 25% को, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो 25% है तो 25 बटा हम लोग परसेंट को, पहले प्रतिशत का मतलब 100 होता है, मतलब बटा 100, अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 1/4 आता है, यानी जो सी ऑप्शन आपको देख रहा है यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 3 नंबर आपका सवाल है कि 3, 6, 9, 12 का औसत, हाँ, और औसत से भी एक सवाल आएगा, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल औसत यहाँ पर हम लोग बात करें, सिंपल मैथ यहाँ पर हम लोग लाए हैं, जैसा मैं आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। थोड़ा इससे टफ रहेगा, ठीक है ना, लेकिन जब सिंपल क्वेश्चन आपको पता होगा तो टफ भी आपको पता होगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर करें, मतलब लेवल आपको बताना चाहते हैं कि किस लेवल का प्रश्न लिखा है यहाँ पर आता है, ठीक है। तो औसत की बात करेगा तो औसत अगर आपको नहीं निकालने आता है तो यहाँ से देख लीजिएगा, सभी संख्या को सबसे पहले ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 3 + 6 + 9 + 12 जो भी संख्या दिया रहेगा उसको सबसे पहले सभी को ऐड कर लीजिएगा, फिर संख्या को गिनिएगा, जो जो संख्या रहेगा उसका टोटल नीचे लिख दीजिएगा, 1 2 3 4, तो फुल नीचे। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे 9 9 9 18 18 और 12 कितना 30 हमारे हिसाब से हो जाएगा, 30/4 इसका, अगर हम लोग दशमलव में इसको चेंज करते हैं तो 70/5 आता है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता होगा औसत तो बच्चा बच्चा निकाल लेता है। यदि एक वस्तु का कीमत जो है 500 रुपया है, ठीक है, एक वस्तु का जो कीमत है वह कितना रुपया है, 500 रुपया है, और उस पर 10% का छूट दिया जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कोई वस्तु का दाम 500 है, उस पर 10% का छूट, तो आपको कितना में वो वस्तु देगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
तो चलिए इसका पर हम ट्रिक से शॉर्ट माध्यम से बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको समय ज़्यादा ना लगे। तो सबसे पहले जितना कहेगा 500 दाम कह रहा है 500 हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। और 10% का छूट कह रहा, तो कोई भी चीज़ 100% का होता है, उसमें 10% का छूट, तो यानी 90%। अब परसेंट है तो 90/100 हो जाएगा, 90% यानी 90/100। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पर हम लोग काटते हैं, तो 90 गुने 5 करेंगे तो कितना, 450, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 90 गुने 5 करेंगे 450 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यदि किसी संख्या का 20% बराबर 40 है, यदि किसी संख्या का 20% बराबर 40 है तो वह संख्या क्या होगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आता है तो बताइए सॉल्व करके, नहीं तो सीख लीजिए किस प्रकार से सॉल्व होता है। किसी संख्या का मतलब कोई संख्या, मान लीजिए XYZ अल्फाबेट का कोई भी लेटर का 20%, तो 20 बटा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर। बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, 40 हेक्टर, ठीक है। तो 20 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको काटिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x बराबर 40 गुना 5 करेंगे तो क्या आएगा, 200 आएगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। x बराबर 1 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, बिल्कुल ये आपको पता है, ठीक है। चलिए, 6 नंबर आपका प्रश्न है कि 12 का वर्गफल क्या होगा। 12 का वर्गफल पूछ रहा है, ठीक है ना। 12 का वर्गफल क्या होगा, तो वर्गफल का मतलब वही वर्ग बताइए, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बता देंगे, जैसे में 12 का वर्ग यहाँ पर पूछ रहा है, और अभी आपको टप याद कर लेना है, जैसे में 24 का भी एक बार पूछ दिया था, 25 का भी आपको याद कर लेना है, 26 मतलब 30 तक आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। फिर बाद में देखा जाएगा, अगर हो सकता है कि ज्यादा का पूछ दे तो फिर गुना हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन 30 तक आप लोग सिंपल याद रख लेंगे, ठीक है ना। 64 का वर्गमूल क्या होगा, वर्ग और वर्गमूल से भी एक प्रश्न, मतलब हम यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, कि वर्ग और वर्गमूल से बस इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 64 हम लोग सिंपल ले लिए हैं, आपको हो सकेगा थोड़ा टफ पूछ दे, जैसे में 1681 का वर्गमूल पूछ दे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप निकालना जानते हैं तो आराम है, ठीक है ना। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, 1 घंटे में मिनट की सुई कितनी डिग्री घूमती है। काफी इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटा का जो सुई रहता है, 1 घंटे में जो मिनट का सुई होता है वह कितना डिग्री घूमता है, ठीक है ना। तो कितना डिग्री घूमता है अच्छे से याद कर लेंगे। तो गोल पूरा घूम जाता है 1 घंटे में, ठीक है ना, पूरा घूम जाता है ऐसे, ठीक है। तो 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री। चलिए, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता होगा, कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है ना। चलिए, 10 नंबर आपका सवाल है कि यदि ए बराबर क्या 20 और बी बराबर 40, तो a+b/2 का मान क्या होगा। तो देख लीजिए, ए का मान हमारा 20 है, यहाँ पर हम सीधा बैठा रहे हैं। अब बी का मान 40 है, तो प्लस, अब बाई 2 कह रहा है तो बाई 2 जोड़ेंगे तो इस प्रकार से आप इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर आपका सवाल है, घन और घनफल से भी एक प्रश्न रहता है, तो 5 का घन आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, यदि किसी वस्तु का क्रयमूल्य 800 है और उस पर जो लाभ है वह 25% है, तो विक्रयमूल्य क्या होगा। तो इसका देखिए, दो तरह से हम इसको बना सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से या फिर फार्मूला। एक विक्रयमूल्य बराबर फार्मूला होता है क्रयमूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा क्या होता है, 100। ये आपका यहाँ पर फार्मूला होता है, ठीक है। आप इस पर चाहें तो आप इस पर सॉल्व करके इसको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इसका हम लोग ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं। 900, जब आप इस पर सॉल्व करेंगे तो इसका 900 राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो हम आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको नहीं आता है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 50 है और उनका अंतर 60 है, तो वो बड़ी संख्या क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो दो संख्या हम लोग मान लेंगे, तो x+y मान लीजिए, दो संख्या मान लेंगे, उसका योग कह रहा है, उसका योग हम लोग कर दिए 50 है, और उसका अंतर कितना है, उसका अंतर की बात करेंगे तो 10 है। इस प्रकार से अंतर हो जाएगा। और बड़ी संख्या पूछा, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 2x बराबर 60 हो जाएगा, 60, तो x बराबर 30, तो x बराबर 30 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर हमारा मान कितना आ गया, 30 आ गया, और y बराबर कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर में जो मीटर होता है वह 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। हम लोग ध्यान से देख लेंगे, ठीक है ना, ये आपको पता होगा, कमेंट में जवाब दे देंगे, ठीक है। 16 नंबर आपका सवाल है कि किसी वस्तु का कीमत
किसी वस्तु का कीमत 240 रुपया है और उस पर 20% का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु का दाम 240 रुपया है, उस पर 20% का छूट दिया जा रहा है। मतलब कोई भी चीज 100% का होता है, उस पर 20% का छूट दिया जा रहा है, तो मतलब उसमें से 20 घटा देंगे तो 80, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100, तो 10 से 10, 10 से 10, तो 8 चौका 32, 2 यहाँ पर 16 3 19, 192 रुपया उस वस्तु का दाम आएगा। ठीक है ना। चलिए 17 नंबर आपका प्रश्न है कि सरल ब्याज का सूत्र क्या होगा। ठीक है, सरल ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही देख रहा है, पी मूलधन आर रेट और टी समय बट्टा 100। ठीक है ना, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, किसी संख्या का दोगुना 36 है। किसी संख्या का मान लीजिए, किसी संख्या को हम लोग मान लेंगे x, उसका जो दुगुना है, उसका दोगुना जो है वह 36 है। उसका दोगुना कितना है, 36 है। तो सिंपल है, 18 दूनी 36, दोगुना 36 हो जाएगा, आपको पता है। चलिए, इसमें थोड़ा लॉजिक वाला क्या सवाल है। ठीक है ना, 40% का 200, 40% का 200, 40/100 कर देंगे का 200, इस प्रकार से। तो 40 दूना इस प्रकार से, तो 40 दूना कितना हो जाएगा, 80। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर आपका सवाल है कि यदि एक आदमी 6 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए कि एक आदमी है जो 6 घंटा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। ठीक है, इतना की, तो उसका गति क्या होगा, तो उसका गति सभी को पता है, इसका गति निकालना है तो सीधे भाग कर दीजिए, तो 6 48, 6 48। ठीक है। चलिए, 21 नंबर आपका सवाल है कि किसी परीक्षा में 40 में से 28 अंक प्राप्त किए, तो इसका प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो किसी परीक्षा में मान लीजिए कि, तो कैसे हम लोग इसका निकालेंगे, देख लीजिए ध्यान से। 28 जितना नंबर प्राप्त हुआ है, सबसे पहले हम उतना लिख देंगे। ठीक है, और गुना में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब बट्टा में क्या करेंगे, 40 करेंगे। ठीक है ना, तो 10 से 10 और 4 सत्ते 28, इस प्रकार से। तो 7 गुना 10 70%। आप इस प्रकार से नंबरों का प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, 22 नंबर आपका सवाल है कि 3/4 का दशमलव रूप क्या होगा। 3/4 का दशमलव रूप क्या होगा। ठीक है, कमेंट में बताना है 3/4 का दशमलव रूप क्या होगा। ठीक है, 3/4 का आपका दशमलव रूप क्या होगा, पता है तो कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से हम लोग देख लेंगे। अगर इसको हम लोग दशमलव में करते हैं तो सबसे पहले तो 0 लगेगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 7 बार में, फिर 5 बार में, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर आपका प्रश्न है कि 9 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल बराबर क्या होगा। 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल कितना, 4, तो 3 चौका 12, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर आपका सवाल है कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है, तो उसका गति क्या होगा, तो उसका गति निकालना है तो सीधा भाग कर दीजिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसका आएगा। ठीक है ना। चलिए, 15% का 100 200, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 30 इसका राइट आंसर। ठीक है। चलिए, 26 नंबर आपका सवाल है कि 0.5 और 0.2 का अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो उसका सॉल्व करते हैं इस प्रकार से, 5/10 लिखकर और 2/10 लिखकर, तो गुना कीजिएगा, जितना आएगा उतना। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 0.10 आएगा। ठीक है ना। यदि एक आदमी 6,000 रुपया की राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% का जमा करता है, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला होता है मूलधन यहाँ पर लिख देंगे 6,000 और गुना समय गुना दर बट्टा 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। 00 से 00 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 गुने 5 करेंगे तो 600 राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, 28 नंबर आपका सवाल है कि एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। सभी बच्चे याद रखेंगे, एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है। चलिए, 29 नंबर आपका सवाल है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 रुपया है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत की बात करें तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। तो लाभ निकालेंगे तो 20 बचेगा, 20 गुना 100, अब बट्टा में क्या होता है क्रय मूल्य, तो 100 से 100 खत्म, तो लाभ 20% इसका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए, 30 नंबर आपका सवाल है कि यदि किसी संख्या का 3 गुना, यदि किसी संख्या का 3 गुना, मान लीजिए कोई संख्या x है। ठीक है, उसका
3 गुना, उसका 3 गुना हम लोग कर दिए, बराबर में 45 है, तो वह संख्या क्या होगा। सिंपल इसको हम लोग अगर काट देते हैं तो x बराबर जो आंसर आएगा वही वह संख्या आएगा। तो x बराबर x बराबर क्या आंसर आएगा, 15 आएगा। आप यहाँ पर सारे क्वेश्चनों मैथ का 30 प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लिए, पूरा एक प्रैक्टिस सेट को हम लोग यहाँ पर समाप्त कर लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5 करके आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल आपका एग्जाम का साथी बनने वाला है, आपका दोस्त बनने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यहाँ पर अपना स्कोर साझा करेंगे, मैथ में से आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया, मैथ में से आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया, मैथ में से कितना सही हुआ बताइए। तो 30 में से 20 प्लस सही हुआ या नहीं हुआ, इतना इजी सवाल था। ठीक है ना, और ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारे प्रश्न को। ठीक है ना, और आपको फिर से एक बार याद करवा देना चाहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।